एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट लीगल एक्ट्स में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो दोस्तों देखते हैं ज़रा इसके बारे में। इससे पहले अगर इसको चालू करते हैं उससे पहले देख लेते हैं अभी ये अधिनियम पिछले साल चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अधिक समावेशी और कुशल बनाने हेतु लोकसभा ने मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल पारित किया था। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, उसके बारे में हम जना जानेंगे। पहले देखते हैं। इस अधिनियम का नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अधिनियम 28 सितंबर 1993 से लागू है। अधिनियम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। ये परिभाषाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। इसमें पहली परिभाषा दी गई है सशस्त्र बल। तो सशस्त्र बल के बारे में बताया गया है कि ये सेना है, नौसेना और वायुसेना अभिप्रेत हैं इससे। ठीक है, इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है। अध्यक्ष के लिए केंद्रीय आयोग और राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्राप्त हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधानों में समाहित हैं और भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में भी इसमें बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1990 में महिला आयोग के अधीन गठित है, और लोक सेवक के बारे में भी बताया गया है। लोक सेवक की परिभाषा वही दी गई है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 3 के अंतर्गत है। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करेगी। आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। तो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, कौन कौन होंगे इसमें? एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रह चुका है, यानी कि सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है वो इसका अध्यक्ष होगा। तो जो संशोधन जो किया जा रहा था तो उसमें जो बढ़ाया गया है उसमें इसमें भी एक संशोधन किया गया है कि संशोधन में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्तियों को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, यहाँ की मुख्य न्यायाधीश रहा हो वो ज़रूरी नहीं है, उच्चतम न्यायालय का सिर्फ न्यायाधीश भी रहा हो तो उसे भी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये जो विधेयक लाया गया था 2019 में, उसमें ये प्रावधान किया गया। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, ठीक है, एक सदस्य होगा ऐसा। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। ठीक है, 2 सदस्य ऐसे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। ठीक है, ये रहेंगे। इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कुछ परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के पदेन सदस्य समझे जाएंगे। तो इसमें एक ये संशोधन किया गया था कि इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधित मुख्य आयुक्त को भी सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा। ये जो 2019 में संशोधन जो विधेयक लाया गया था उसमें ये प्रावधान किया गया। इसका एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। राष्ट्रीय आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में होगा, दिल्ली जो राजधानी है वहाँ होगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। तो कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसको।
उपर्युक्त की नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। यानी कि प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य के रूप में होगा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री जो होगा वो सदस्य के रूप में होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होगा वो सदस्य के रूप में होगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता वो भी सदस्य के रूप में होगा, और राज्यसभा का उपसभापति भी सदस्य के रूप में होगा। तो इन सब से मिलकर एक समिति बनेगी और ये समिति सिफारिश करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष या सदस्य अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को संबोधित लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अध्यक्ष या सदस्य हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को संबोधित लिखित सूचना द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कुछ अन्य कारणों से भी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया अगर हो जाते हैं वो, अपने पद के अतिरिक्त किसी सवेतन नियोजन में होना, मानसिक या शारीरिक शिथिलता एवं विकृत चित्त का होना, यानी कि पागलपन के शिकार होने की वजह से। आगे देखते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। तो इसका जो प्रावधान किया गया है वो धारा 6 में किया गया है। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में से जो पहले हो तक पद धारण करेगा। ठीक है, और 5 वर्ष पद धारण करेगा कोई, परंतु और सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति का भी पात्र होगा, यानी कि दोबारा भी उसे सदस्य बनाया जा सकता है, परंतु कोई सदस्य अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक ही पद धारण करेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो एज है वो 70 वर्ष ही है दोनों की। अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर ना रह जाने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र ना होगा। ठीक है, अगर वो सदस्य नहीं रहते हैं या अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधीन जो भी कोई भी नियोजन का पात्र कहीं पर भी नहीं होंगे वो। अध्यक्ष और सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा नियत वेतन और भत्ता मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग के कृत्य और शक्तियाँ क्या हैं? तो राष्ट्रीय आयोग के कृत्य और शक्तियों में आयोग के निम्नलिखित कृत्य हैं जो धारा 12 के तहत दिए गए हैं। स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा उसके सामने प्रस्तुत की गई अर्जी पर मानवाधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण या उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करेगा। ठीक है, ये आयोग किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानवाधिकारों के अतिक्रमण का कथन है उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, उस मामले में किसी जेल या अन्य संस्था द्वारा जहाँ से निवासियों को जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना। ठीक है, ये भी काम करते हैं, आयोग का ये काम रहेगा। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना। ठीक है, मानवों के अधिकार क्या क्या हैं उनके बारे में जानकारी का प्रसार करना भी आयोग का काम रहेगा। आगे, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना होगा। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन NGO जो होते हैं और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। ठीक है, आयोग को किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, जैसे साक्षियों को समन करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट करना और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना आदि। तो ये सारी शक्तियाँ होंगी आयोग के पास। ठीक है, सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ होंगी। ऐसे भवन या स्थान में जहाँ जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज पाया जा सकता है प्रवेश कर सकेगा और उसे प्राप्त कर सकेगा। जांच से संबंधित अन्वेषण के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा वो। ठीक है, जांच के संबंधित अन्वेषण के लिए आयोग यथास्थिति केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है ये मानवाधिकारों से संबंधित।
राज्य मानव अधिकार आयोग क्या है? तो राज्य मानव अधिकार धारा 21 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। तो इसमें कौन है? एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है, ठीक है, वो कौन रहेगा? अध्यक्ष आयोग का, राज्य मानवाधिकार आयोग का। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय या उस राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, वो भी सदस्य रह सकता है। एक सदस्य जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, ठीक है, वो सदस्य होगा। एक सचिव जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां राज्य सरकार निश्चित करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा, परंतु यह नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशों पर प्राप्त होने पश्चात की जाएगी जो निम्नलिखित से बनेगी, मिलकर बनेगी। मतलब वहाँ पर जो था वो राष्ट्रपति करता था और यहाँ पर राज्य में वो राज्यपाल करेगा। तो और जो समिति में जो होंगे, जो समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा। संबंधित राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री भी सदस्य होगा। विधानसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य होगा। जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ उस परिषद का सभापति और परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे। राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर से लिखित में राज्यपाल को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की अगर रिपोर्ट आती है तब। आगे और इसमें जो एक नियुक्ति को लेकर, ठीक है, और कुछ अन्य परिस्थिति में भी अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया होने पर, अपनी पदावधि के दौरान किसी वेतन नियोजन में लगे रहना, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण विकृत चित्ता आदि का। अध्यक्ष अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो वह पद धारण करेगा। सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक तथा 70 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा, परंतु 70 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रहे जाने के बाद राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। ये जो इनकी जो पदावधि का है, इसमें जो ये जो लाया गया था मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 लाया गया था, तो इसमें कहा गया था, ये भी पॉइंट लिया गया था कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाएगा। जो अभी 5 वर्ष है उसको 3 वर्ष किया जाएगा और वे पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होंगे। मतलब सदस्य की जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से 3 वर्ष किया जाएगा, लेकिन जो अध्यक्ष में एक कंडीशन थी कि उसे पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी। लेकिन ये इस जो अमेंडमेंट विधेयक था इसमें जो लाया गया था तो इसमें कहा गया था कि दोबारा से भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्य को राज्य सरकार द्वारा नियत वेतन एवं भत्ता मिलेगा। राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मानव अधिकार न्यायालय ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स क्या हैं? तो मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय का गठन करेगी, धारा 30 के तहत, ठीक है। धारा 30 के तहत इस मानवाधिकार गठन करेगी। आगे बढ़ते हैं। किसी सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय बनाया जा सकता है। राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी। ऐसे अधिवक्ता जो 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किए हैं लोक अभियोजक नियुक्त हो सकते हैं। प्रकीर्ण यानी कि मिसलिनियस क्या है? केंद्रीय सरकार संसद में सम्यक विनियोग के पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए अनुदान प्रदान कर सकती है और राज्य सरकार विधानमंडल में सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान प्रदान कर सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण घटित हुआ है 1 वर्ष के समाप्ति पर किसी विषय की जांच नहीं
करेगा। ठीक है, 1 वर्ष के अंदर ही उन्हें जांच का अधिकार है, उसके बाद नहीं। धारा 40 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए नियम बना सकती है, जैसे अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, प्रशासनिक वैज्ञानिक प्रबंध आदि के लिए। और धारा 40 के अंतर्गत बना नियम कुछ परिस्थितियों में भूतलक्षी हो सकता है। धारा 41 के अधीन राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए नियम बना सकती है। तो जो अब जरा देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ एक मामला और है, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो लागू किया गया था, ये किस परिप्रेक्ष्य में किया गया था। एक पेरिस सिद्धांत था, पेरिस समझौता, जो 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, ठीक है, पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। इसने दुनिया के सभी देशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं स्थापित करने के लिए निर्देश दिए थे। ठीक है, पेरिस सिद्धांतों के अनुसार मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था होगी। ये शिक्षा, मीडिया, प्रकाशन, प्रशिक्षण आदि माध्यमों से मानव अधिकारों को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये सब ये बातें इसमें दी गई हैं। पेरिस समझौता क्या है, इसके बारे में क्या क्या दिया गया है, तो ये सब इसमें दिया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में ये सारी चीज़ें दी गई थी। तो जो मानवाधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स की, तो इसके बारे में बताई है क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो